इंडिपेंडेंस के टाइम पे 47-48 में निहत्थे किसानों पे वो तोप चला दी थी। तोप चला चला के किसानों को मतलब एक तरह से मैसेकर कर दिया था। एंड नॉट टू मेंशन जो PL 480 स्कीम थी कि जिसमें हमें अमेरिका से उनकी जो जो फीड हमें मिल रही थी, मतलब वी वर रिसीविंग ग्रेन्स, और ये ग्रेन्स कौन से थे? जो वो अपने मवेशियों को खिलाते थे। ये वो ग्रेन्स थे जो अमेरिकन अपने मवेशियों को खिलाते थे, और उन्होंने लगा कि ये डिस्कार्डेड हो गए हैं, तो चलो हम इन्हें, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिपेंडेंस हुए, जिनमें भुखमरी है, जिनमें लोग अपने दे आर नॉट एबल टू गेट ए 2 स्क्वायर मील, तो हम उनको प्रोवाइड करें। उनको किस तरह की गलत ब्रीफिंग मिली, उन्होंने शास्त्री जी को ये बताया कि शास्त्री जी, अगर हम सीज फायर एक्सेप्ट करते हैं तो ये हमारे फेवर में होगा, क्योंकि हमारा 80% एम्यूनिशन खत्म हो गया, जबकि हकीकत थी दैट वी हैड जस्ट कंज्यूम्ड अराउंड 20% ऑफ एम्यूनिशन। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है और जनरली जो मैं बनाता हूँ थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज कहानी बड़ी दिलचस्प है वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। इट वाज अ प्लेजर, इट इज अ प्लेजर टू होस्ट यू एंड इट इज अ प्लेजर टू read this book, Saga of a Soldier, and to read about Colonel Baljit Singh sir, how he had experienced his 65 war, and for generation, and he belongs to that generation who actually went to Pakistan without a passport. That's true. So And that's, stayed there for 5 months in the enemy yeah, it territory. stayed there for 5 months in enemy territory. Great, great. Thank you so much, sir. Sir, before we move, मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को थोड़ा बताइएगा कर्नल बलजीत सिंह सर के बारे में और अपने बारे में कि what happened and what led to this book. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमरत, आई रियली थैंक यू। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया, और सभी ऑडियंस को मेरा गुड इवनिंग, मेरा नमस्कार। Simrat, to begin with, my grandfather hails from a village called Nuna Mazra, located in Bahadurgarh और झज्जर तहसील in present day हरियाणा। पार्टीशन से पहले उनकी पैदाइश हुई, सो तब तो ये सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न पंजाब ही कहलाता था। और मेरे ग्रैंडफादर की वॉर टाइम डायरी मुझे किस्मत से 2019 में ही मेरे हाथ लगी, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो ओल्ड टाइमर्स हैं, जो हमारे ओल्डीज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आज तो लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ज्यादा फ्री होने की फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन पुराने जमाने में जितने भी हमारे सीनियर्स थे, उनकी हैबिट थी कि वो अपने डेली लाइफ के इंसिडेंसेस को डायरी में नोट करते थे। So that's how my grandfather was able to pen down almost day-to-day events, what were happening during that war, as far as his observations were concerned, as a person who was directly involved in the conflict, as a person who was fighting it out. So ये डायरी मेरे हाथ में लगी, and मुझे लगा कि जब मैंने इसको पढ़ा, so it was an eye opener for me. There were several first incidences. Indian military history, post independence Indian military history में पहली बार हिंदुस्तानी बटालियंस ने दुश्मन की टेरिटरी में, लाइक if you're crossing line of actual control or the actual ground position line which is demarcated along the Siachen glacier, उसको अगर आप क्रॉस या ट्रांसग्रेस करते हैं तो उसकी रिपरकशन अलग होती है। लेकिन जब आप पॉलिटिकली रिकग्नाइज बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज, जिसे हम आज के टाइम में टर्मिनोलॉजिकली बॉर्डर डिफाइन करते हैं, जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो और दुश्मन देश में जाके वहां पर आप ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हो, इट हैज डिफरेंट रेमिफिकेशंस। So his unit, 3rd Battalion of Madras Regiment, which was part of the 69th Infantry Brigade, 6th Mountain Div, was responsible for initiating the counter-offensive in the Sialkot sector to release pressure on Chamjoriyan. So Indian thrust दो sides में था, एक तो अपने पंजाब फ्रंट पे across लाहौर, अब वहां पर पाकिस्तानियों को एक नेचुरल डिफेंस मिल गया था इन फॉर्म ऑफ द चुगल कैनाल या BRB कैनाल, राइट। एंड वी ऑल नो के पॉपुलर इंसिडेंसेस में ये देखने को मिला है कि चुगल कैनाल
को पाकिस्तानियों ने जितने भी उसकी ब्रिजेस थे उसको डिमोलिश कर दिया था, ताकि इंडियन ट्रूप्स क्रॉस करने में उनको समय लगे, इतनी आसानी से क्रॉस ना हो सके। और एक बार अगर वो किनारे पे आ गया तो वहां पर आर्टिलरी शेलिंग करके इंडियन ट्रूप्स की कैजुअलिटी करना भी आसान था। तो ऐसी सिचुएशन में कि जेएनके में तो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी कबाइलियों के फॉर्म में, उनके जो रेगुलर्स थे दे वर ड्रेस्ड एज सिविलियंस, मतलब अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 6 to 7,000 ट्रांसग्रेशन हो चुका था। सो देयर अवर फोर्सेस वर एंगेज्ड इन पुशिंग देम आउट। पंजाब में हमने ऑफेंस किया तो वहां पर ये चुगल कैनाल वाला इशू सामने आया। तो अब हमारे पास छमजौरिया में जो प्रेशर रिलीज करने का स्कोप था वो था ये पठानकोट सांबा बेल्ट, ये नैरो विंडो था जहां से हम अपना काउंटर ऑफेंस लॉन्च कर सकते थे। सो फाइनली डिसीजन वाज टेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, में द ऑलमाइटी ब्लेस हिज सोल, कि सियालकोट का फ्रंट खोला जाए। और ये सियालकोट का फ्रंट खुलने के बाद 3 towns were captured. The Shakargarh Tehsil, the Shakargarh district, was overrun by 6 mountain div and 26 div, thereby breaking the Pakistani war machinery into 2 parts. One in the south close to Lahore, another north of Sialkot, जो छमजौरिया के एडवांस को, छमजौरिया के एग्रेशन को फ्यूल कर रहे थे। तो द पाकिस्तानी मशीनरी गॉट स्क्वीज्ड, इट गॉट सेग्रीगेटेड और उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा। सो इट विल नॉट बी रॉन्ग इफ आई से कि सियालकोट का जो ये डिसीजन लिया गया कि भाई इंडियन मिलिट्री यूनिट्स बॉर्डर क्रॉस करके ऑपरेशन करेंगी, दैट वाज डिसाइसिव, इट चेंज द कोर्स ऑफ द टाइड ऑफ द वॉर। और टू सेटल द स्कोर ऑफ 47-48 डिफीट, एक तरह से उनकी डिफीट हुई थी, टेक्टिकल डिफीट हुई थी, देयर ऑब्जेक्टिव्स हैड फेल्ड, वो कश्मीर नहीं ले पाए फोर्सिबली। एंड द रीजन व्हाई दे कुड इनिशिएट द onslaught in 65 was, number one, the bitter experience we had with the Chinese in 62. I mean, if I have to speak my mind, 62 की लड़ाई हम सारे गलत रीजंस की वजह से हम रिसीविंग एंड पे थे। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, बी इट द वेपन्स, बी इट मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज, हमारी ट्रूप स्ट्रेंथ कम थी, वी वर अनप्रिपेयर्ड, वी वर नॉट इवन रेडी फॉर दिस वॉर, इट वाज इम्पोज, ये हम पे थोप दी गई थी 62 की लड़ाई। तो पाकिस्तानियों को लगा कि भाई ये तो 62 में तो इंडिया की हालत खराब हो गई। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया, चाइना के साथ एक ट्रीटी साइन करी, और 1963 में 63 में जो आपका काराकोरम पास है जम्मू कश्मीर में, ये काराकोरम रेंज में, उसकी वेस्टर्न साइड पे करीब करीब मेरे ख्याल से 3,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी चाइना को उन्होंने सीड कर दी है इलीगली, जहां से ये आपका आज का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ जिससे हमारे इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस खराब हुए। आफ्टर द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैनेडी, द अमेरिकन्स दे वांटेड टू एस्टैब्लिश ए मिलिट्री बेस इन जेएनके। उन मिलिट्री बेस बनाना था अमेरिकन्स को जेएनके में। एज यू आर वेल अवेयर कि अमेरिकन्स ने पूरी दुनिया में मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं, चाहे वो ओकिनावा जापान में हो, चाहे वो डिएगो ग्रासिया इंडियन ओशन में हो, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में, अलग अलग आइलैंड्स पे, गुआम। तो ऐसे इनको कश्मीर में एक मिलिट्री बेस बनाना था। उस टाइम पे जो हमारी लीडरशिप थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि इट इज इन्फ्रिंजमेंट और नेशनल सॉवरेनिटी, ऐसे तो हम अलाउ नहीं कर सकते। तब से फिर अमेरिका का जो रुझान था वो पाकिस्तान की तरफ हुआ। उन्होंने पाकिस्तानियों को मतलब मटेरियलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक फंड्स देने शुरू किए। They equipped the Pakistani war machinery with some of the latest inventions such as the patent tanks M47, M48, Sabre jets F-86, which was the first jet-powered aircraft that could fly at a speed of sound. You know, long-range guns, 105 mm field guns. So Pakistanis actually they misunderstood कि हम ना बहुत बड़े हैं, और बहुत बड़े इन द सेंस कि अब हम इक्विप हो चुके हैं एंड वी आर इन अ पोजीशन टू ओवररन आवर eastern neighbor. So purely because of hatred based on religion, hatred based on origin, and to sort this so-called Kashmir issue, इन्होंने दूसरा मिस एडवेंचर किया कि हम फोर्सिबली अपने वजूहात के लिए अपनी अस्करी ताकत से हम ये इशू सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इन्होंने 65 में ये लड़ाई छेड़ी। अच्छा, नाउ आई मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट कि यहाँ पर 65 में इनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क काफी स्ट्रांग था। पाकिस्तान ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनाया था, और इसका एग्जांपल एक ये भी हो सकता है, आई नॉट नेम दैट इंडिविजुअल, लेकिन आई केम अक्रॉस ए बुक, इट वाज ए मेमोयर ऑफ ए फॉर्मर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर। सिमरत, यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने अपनी बुक में
ये बता रखा है कि हमारे पास इंडियन यूनिट्स यानी कि इंडियन इन्फेंट्री यूनिट्स पलटन की लोकेशन पिन पॉइंट करके कि हमारी एफएफ रेजिमेंट के सामने कौन सी हिंदुस्तानी पलटन होगी, उनका बटालियन हेडक्वार्टर कहाँ होगा, ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहाँ होगा, डिटेल थ्रू आउट फ्रॉम डाउन साउथ राजस्थान टू JNK। तो ये हमारी एक कमी थी इंटेलिजेंस वो भी फेलियर जो बिना हमारा सोशल मीडिया के, मतलब बिना उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था। एग्जैक्टली बिना सोशल मीडिया के। तो ये एक मेरे ख्याल से हमारी जो कमी रही, दैट अवर इंटेलिजेंस नेटवर्क वाज नॉट सो स्ट्रांग। एंड एक और इंसिडेंट भी मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा एज वी मूव ऑन। इन ऑर्डर टू गेज कि कैसे इंडियन ट्रूप्स मूव करेंगे, पाकिस्तानियों ने पहले अप्रैल 65 में जो ये रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पर एक मिस एडवेंचर क्रिएट, इन्होंने दे एक्चुअली दे डिड देयर मिस एडवेंचर प्योरली ऑन डिकॉय बेसिस। इन्होंने अटेंशन हमारी फोकस इस पे करने के लिए कि भाई रन ऑफ कच्छ में इन्वेजन हो गया, इंडियन टेरिटरी हमने कैप्चर कर ली है। अब जैसे सरदार पोस्ट वाला एक इशू था, सरदार पोस्ट कैप्चर कर ली उन्होंने, अंदर आ गए वो। एंड यहाँ पर हमारे जो प्लानर्स थे दे गॉट कंफ्यूज कि भाई ये तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का क्वेश्चन आ गया, तो जल्दी से ट्रूप्स को मूव करो। many of the divisions, many of the brigades which were moved to on the western front, they were actually withdrawn from the eastern front। चाइना की तरफ से विड्रॉ करके इनको वेस्टर्न फ्रंट पे लगाया गया। 65 में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख फौज हमारी चाइनीज फ्रंट से निकाल के वेस्टर्न फ्रंट पे लगाएगी। और जो रूट था कि कहां कहां से कैसे कैसे मूव होंगे, बिकॉज देयर वर काउंटेबल रोड्स, आज की तरह से एक्सप्रेस वेज नहीं थी। There were very countable number of transport equipments with us, 3 ton 1 ton, otherwise civilian trucks लिए जाते थे। So the intelligence network of our enemies were so strong, उन्होंने individual units का भी probable map, route map किया हुआ था कि अगर ये move करेंगे तो कितने घंटे में कहां तक पहुंचेंगे। सो अप्रैल 65 में इन्होंने कच्छ में मिस एडवेंचर किया, इन्होंने वहां पर कुछ टेरिटरी हथियाई ली। बाद में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के इंटरवेंशन से ट्रूस डिक्लेयर हुई एंड द पाकिस्तानीज विड्रू। लेकिन उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया कि भाई हमें इंडियन ट्रूप्स की मूवमेंट कौन सी यूनिट कहां से कैसे किस रास्ते से मूव करेगी हमें पता चल गया है। कहां पर हार्बर पॉइंट होगा, यानी कि यूनिट्स असेंबल कहां करेंगी, ब्रिगेड असेंबल कहां करेंगे, वहां से कैसे डिप्लॉय होंगे, उसका भी इनको इंफॉर्मेशन आ गई थी। एंड इफ may I be allowed to say so, again, this is purely what I have heard from my grandfather. The enemy intelligence units had even penetrated to the level of officers. हमारे जो 16th इन्फेंट्री ब्रिगेड के जो ब्रिगेड कमांडर थे, उन तक भी ISI ने पेनिट्रेशन अचीव कर लिया था। लेकिन हिज पेट्रियोटिज्म, हिज नेशनलिज्म प्रूव बेटर, और उन्होंने कुछ इस तरह के मतलब नॉट वर्बल सिम्टम्स लेकिन इस तरह के कुछ एक्शंस उन्होंने किए कि वो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के रेडार पे आ जाएं, वो ऑफिसर वो आ जाएं। एंड व्हाइल द यूनिट वाज मूविंग बैक, बिकॉज एक बार तो मोबिलाइज हो गए थे, अप्रैल 65 में मोबिलाइज हो गए थे ईस्टर्न फ्रंट से वेस्टर्न फ्रंट पे सारी यूनिट, 16th इन्फेंट्री ब्रिगेड, 6 माउंटेन डिव, 26 डिव सब मूव हो गए थे। व्हाइल दे वर रिटर्निंग, वहां पर दिल्ली के पास ये जो ब्रिगेडियर साहब थे, ही कॉन्टेक्टेड आईबी ने इनको सेग्रीगेट किया। एंड उसके बाद 69th ब्रिगेड को रिकंस्टिट्यूट किया गया, जो उनकी जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स थी। अर्लियर इट वाज आई थिंक 6 जैकरेफ, 3 मद्रास एंड 4 मद्रास, उसको फिर सॉरी 3 मद्रास, 9 कुमाऊं, 6 जैकरेफ, इसको फिर रिकंस्टिट्यूट किया गया while when the mobilization ended। and the officiating brigade commander was the senior most colonel of the 3 units। बाद में इसमें 16th इन्फेंट्री ब्रिगेड में 3 मद्रास, 4 मद्रास, 9 कुमाऊं रहे, 6 जैकरिफ को हटा दिया गया। एंड 9 कुमाऊं के जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल कटारिया, हु वाज द सीनियर मोस्ट कमांडिंग ऑफिसर, इनको कमान दी गई ब्रिगेड लेवल की। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि intelligence network, if strong, can help you to win the war even before fighting it। अगर आपके पास दुश्मन की इतनी खबर है कि उसके हर एक मूव पे आप नजर रख सकते हैं, सो वो लड़के भी क्या कर लेगा। सो दैट वाज इट। उसके बाद जैसे ये विड्रॉ हुए, पीस स्टेशन में आए, सो अगेन हैट्स ऑफ टू इंडियन प्लानर्स। हमारे इंडियन प्लानर्स वर अलर्ट, जनरल हरबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह एंड द चीफ ऑफ स्टाफ देन। सो इन्होंने जितनी भी ये यूनिट्स जो विड्रॉ हो रही थी, इनको पीस स्टेशन में नजदीक ही, जैसे अपना ये बियास रिवर के अक्रॉस जो हमारी कैंटोनमेंट्स है, अंबाला, भटिंडा, फिरोजपुर, जलंधर,
यहाँ पर इनको स्टेशन करके इनकी ट्रेनिंग पे फोकस किया कि इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फेंट्रियंस को आर्मर्ड कोर के साथ फाइट करनी पड़े तो क्या होगा? अगर इन्फेंट्रियंस को या हमारे सोल्जर्स को एयर सपोर्ट लेना पड़े तो एयर सपोर्ट कैसे लिया जाएगा? एयर सपोर्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? आर्टिलरी को इंटीग्रेट किया जाए, आर्टिलरी ऑफिसर्स या आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं वो सिलॉस में काम ना करें, वो एक प्रॉपर यूनिसन में कैसे उनको जोड़ा जाए कि एक इफेक्टिव फोर्स, मतलब इफ देयर इज एनी काउंटर स्ट्राइक और इफ देयर इज एनी इवेंचुअलिटी तो एक दूसरे को वो प्रॉपरली सपोर्ट कर सके। तो इनकी फिर ट्रेनिंग हुई बाकायदा। The infantry officers were trained to even operate some of our Sherman and old Stuart tanks. Again, there was a doctrine established कि हर एक डिवीजन लेवल, हर एक ब्रिगेड लेवल पे एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आर्टिलरी, एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एयरफोर्स ये डेजिग्नेट होंगे, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंटेलिजेंस ये भी डेजिग्नेट होंगे, ताकि जहां पर भी कोऑर्डिनेशन खराब होने का चांस है उसे एलिमिनेट किया जाए। So with 69th Infantry Brigade, you had 3 dedicated officers from intelligence, from artillery and from air force. So ये चलता रहा अप्रैल 65 से लेकर लेट अगस्त 65 तक ये चलता रहा, इनकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज चलती रही। एवरीथिंग वाज लल ऑन द बॉर्डर। सबको लगा कि अब तो शायद जंग नहीं होगी बिकॉज वर्ल्ड पावर्स इंटरवीन कर चुकी हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंटरेस्ट लिया है। एंड सरप्राइजिंगली ये मैं कहूंगा यहाँ पर कि अमेरिकन की पुरानी टैक्टिस रही है दैट व्हाट दे से एंड व्हाट दे डू इज डिफरेंट। मतलब जो दिमाग में वो कर रहे होते हैं और जो ग्राउंड पे वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। अमेरिका ने इंडिया पाकिस्तान दोनों पे मेटेरियलिस्टिक एम्बार्गो लगा दिया। कहने का मतलब कोई भी दुनिया का देश ना तो पाकिस्तान को ना इंडिया को आर्म्स एक्सपोर्ट करेगा, ना तो उनकी सर्विस या स्पेयर पार्ट्स में कोई मदद करेगा। इट वाज टोटल एम्बार्गो। अब देखा जाए तो एक तरफ तो पाकिस्तान को इक्विप कर दिया था इन्होंने अच्छी तरह से, उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने में भी सीआईए का बहुत बड़ा रोल था। उनकी एयरफोर्स के पास इस तरह के रेडार्स थे जो हमारे प्लेन्स के टेक ऑफ करते ही वो लोकेट कर सकते थे कि कौन से हलवारा से, उधमपुर से, अंबाला से कहां से टेक ऑफ हुए हैं और कब तक ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे। दैट मींस दिस वाज द काइंड ऑफ एडवांटेज व्हिच दे हैड बिकॉज ऑफ बेटर रेडार्स। हमारे पास इस तरह के रेडार्स नहीं थे। हमारे रेडार्स जो बॉर्डर पे लगे हुए थे देयर रेंज वाज क्वाइट लिमिटेड बिकॉज दे वर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 विंटेज। सो ये कमी भी हमें पूरी करनी थी। यहाँ पर 65 के टाइम में, मतलब 62 से जो हमें लेसन मिला वो ये था कि वी नीड टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द टेक्निकल एबिलिटीज ऑफ आवर मैन। उनकी ट्रेनिंग पे फोकस हुआ, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान्स की ट्रेनिंग पे फोकस हुआ कि अगर हम उन्हें मेटेरियली इक्विप नहीं ठीक कर सकते तो कम से कम उन्हें इस तरह से ट्रेन करें कि जरूरत पड़े तो वो खाली हाथ से भी लड़ सकें। दे कैन यूज देयर माइंड टू ओवरकम एनी सिचुएशन। सो 62 में यस वी वर हैविंग डेफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स। 65 में ह्यूमन रिसोर्स के डेफिशिएंसी को हमने पूरा किया, उनकी ट्रेनिंग पे फोकस किया, उनके इंटीग्रेशन पे फोकस किया, बट इंटेलिजेंस नेटवर्क के फ्रंट पे कहीं ना कहीं वो हमें एक मेजर उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ी, जिसको बाद में हमने 71 में ओवरकम किया। 71 में वी हैड द बेस्ट ऑफ द मेन, वी हैड द बेस्ट लीडर्स, आवर forces were equipped with the latest equipments and our intelligence network was strong and the result was 14 day में surrender। 65 में ये इंटेलिजेंस फेलियर होने की वजह से लड़ाई 22 दिन तक चली, सीज फायर हुआ, लोगों ने कहा कि स्टेलमेट है, लेकिन वी वर हैविंग ए ग्रेटर चंक ऑफ द एनिमी टेरिटरी अंडर आवर ऑक्यूपेशन। नाउ ये लड़ाई ऑफिशियली शुरू हुई 1 सितंबर 1965 को, शुरू हुई कश्मीर में, जब इन्होंने अपने मुजाहिद, मतलब अपने ही मिलिट्री ऑफिशियल्स, अपने मिलिट्री सोल्जर्स को सिविलियन चोगा पहना पहना के कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया विद द ऑब्जेक्टिव कि वहां पर हम रिलीजियस फीलिंग्स को फ्लेयर करके वहां पर राइट्स करवा देंगे, वही 47 वाली टैक्टिस। तो जब हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसको इस बारे में पता चला, उन्होंने मिलिट्री को अलर्ट किया, मिलिट्री ने फाइनली इनको राउंड अप करना शुरू किया। और जब ये एक एक करके पकड़े गए, सलाउद्दीन फोर्स एंड एबीसी फोर्स एंड फलाना फोर्स एंड धिकड़ा फोर्स, ये सब, तो देयर ऑपरेशन, द सीक्रेटिव ऑपरेशन ऑफ द पाकी आर्मी और द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इट वाज एक्सपोज्ड। अब इन्हें फुल फोर्स वॉर ही करनी थी। बस फर्क इतना था दैट इंस्टेड ऑफ रन ऑफ कच्छ, बिकॉज रन ऑफ कच्छ टेक्निकली इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन वहां पर कोई ज्योग्राफिक एडवांटेज नहीं मिल सकती। द रीजन बीइंग वो एक
डेल्टा एरिया वो एक मार्शी लैंड है। अगर आप समझें तो इट वाज वंस एक मार्शी एरिया नोन एज द लार्जेस्ट ग्रासलैंड पैच, जिसे बनी ग्रासलैंड भी कहा जाता है। इट हैपन टू बी पार्ट ऑफ द ड्राई डेल्टा ऑफ द सरस्वती रिवर। तो वो दलदल एरिया है, दलदल है पूरा। खारा पानी जो है अरेबियन सी का, वहां पे जो क्रीक्स बनी हुई है, सर क्रीक, कोरी क्रीक, वहां पर वो इंग्रेस हो जाता है, तो आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिखेंगे। बिना ऑल टेरेन व्हीकल्स के आप उस एरिया में ऑपरेट कर ही नहीं सकते। सो टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, हमारी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी में हम इंग्रेशन बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते, 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एनिमीज की तरफ से वो उस एरिया में जो इन्होंने पहले ट्रांसग्रेशन किया अप्रैल में, वो कोई इनका स्ट्रांग मोटिव नहीं दिख रहा था कि किस चीज का बेनिफिट लेंगे। अगर अंदर आ गए तो वापस नहीं जा सकते, मरोगे तुम। लेकिन अब ये था कि ये अपना स्ट्राइक कहाँ करेंगे। इनका जब ये कश्मीर वाला ऑपरेशन फिजल आउट हो गया, नाउ द पाकिस्तान हैड टू चूज कि अब हम स्ट्राइक कहाँ करें। सो इन दोस डेज दिस अखनूर रोड, द रोड विच कनेक्ट्स फ्रॉम जम्मू टू अखनूर, इसको चिकन नेक के नाम से जाना जाता था। एंड छमजौरिया वाज सच ए प्लेस जहां पर हमारे ट्रूप्स की कॉन्सेंट्रेशन वाज वेरी लिमिटेड, इट वाज लेस। इट वाज लार्जली पार्ट ऑफ द प्लेन एरिया ऑफ द रिवर चिनाब। तो वहां से पाकिस्तानियों ने, लीडिंग बाय देयर टैंक कॉलम्स विद सपोर्ट ऑफ देयर एयरफोर्स, वहां धावा बोल दिया कि अगर किसी तरह से हम ये जो हाईवे है जो अखनूर पे जा रही है, अगर ये जो ब्रिज है जो चिनाब रिवर पे बना हुआ है जो अखनूर को जम्मू से कनेक्ट कर रहा है, अगर हम इसको काट दें, अगर हम इसको हथिया लें, तो पूरा का पूरा जेएन का जो एरिया है वहां पर इंडियन आर्मी की रिइंफोर्समेंट्स नहीं जा सकती। कितना ये एयरफोर्स की मदद से पैराड्रॉप करेंगे या यूनिट्स को डिप्लॉय करेंगे। तो एक ही झटके में, मास्टर स्ट्रोक में, हमारे पास एक बड़ा चंक प्रेजेंट डे जम्मू कश्मीर का आ जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। वर्ल्ड पावर्स हमारे साथ हैं, अमेरिका हमारे साथ है, इंग्लैंड हमारे साथ है, सीज फायर करवा देंगे। और एक बार सीज फायर हो गया तो जो जहां बैठ गया बैठ गया। ये इनकी थिंकिंग थी। जब हमारे चीफ ऑफ स्टाफ, जो हमारे डिव कमांडर्स, इनको मालूम पड़ा कि ओके लड़ाई छिड़ चुकी है, सो अगेन द बटालियंस दे वर मूव्ड फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रंट टू द वेस्टर्न फ्रंट। नाउ टू स्पेसिफिकली पॉइंट आउट, 69th Brigade was deployed on Indo-Tibetan border. Constituent units 3 Madras, 4 Madras, 9 Kumaon, earlier 6 Jacrif, they were at a place called Dharchula. ये धारचूला जो आपका ये लिपू लेक वाला पास है, नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री के पास, जहां से काली रिवर या शारदा रिवर फ्लो हो रही है। एंड दिस रूट इज फेमस फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो बरेली, पिथौरागढ़, काठगोदाम, टनकपुर, ये पूरा रूट था। टनकपुर वाज द लास्ट रेल हेड, पिथौरागढ़ तक रोड थी, उसके आगे पगडंडियों पे सिपाही हमारे चल के जाते थे। एंड दिस एंटायर रीजन फेल इन द ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसकी एवरेज हाइट वहां पर जो माउंटेन पीक्स की वो थी 13 to 14,000 फीट। सो 3 मद्रास वाज पोस्टेड एट धारचूला। वहां पर इन्होंने हाई एल्टीट्यूड में अपनी मिलिट्री स्किल्स को एनहांस किया, प्रैक्टिस करी कि कैसे विद एरिया, आई मीन लेस ऑक्सीजन कंटेंट होते हुए भी हम कैसे, अगर हमें एनिमी पे अटैक करना है, माउंटेनियस टेरेन में डिफेंड करनी है पोजीशंस, वो हम कैसे मैनेज करेंगे। बिकॉज दिस वाज लार्जली द सिचुएशन 62 द वॉर वाज फॉट इन हाई प्लेन्स, आई मीन हाईलैंड्स, राइट। सो 3 मद्रास वाज एट धारचूला, 69th Brigade was located in the plains close to Pithoragarh, where the brigade headquarter was. और पूरा ये एरिया जो था, यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट्स जो थी, दे वर होल्डिंग ग्राउंड फ्रॉम लिम्पाधुरिया, लिपू लेक, धारचूला, पूरा ये इंडो टिबेटन बॉर्डर पे। यहाँ से फिर इनकी मूवमेंट फाइनली शुरू हुई ऑन 2nd 3rd September। एंड सरप्राइजिंगली एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन दिनों द रोड्स वर नॉट इवन बिग एनफ टू होल्ड ए 1 टन और 3 टन तो दूर की बात है, 1 टन लॉरी भी इतनी चौड़ी नहीं थी रोड्स के 1 टन को जाने का पैसेज मिल जाए। सो सिविलियन ट्रक्स वर हायर्ड, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन वाज टेकिंग प्लेस इन जीप्स। ईस्टर्न बॉर्डर से हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे आने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लग गया आते आते। सो 2nd 3rd September को इनकी मूवमेंट शुरू हुई। ये बाय 5th September दे केम टू पठानकोट। पठानकोट was also famous for the पठानकोट एयर रेड, बिकॉज उस एयर रेड में 69th इन्फेंट्री ब्रिगेड का जो हैवी लगेज था, यानी कि पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ सोल्जर्स, इनके राशन, इनके सप्लाईज, वो भी उस एयर रेड में डिस्ट्रॉय हो गए थे। सो इन शॉर्ट, आवर सोल्जर्स, फॉर
they were fighting with only the ammunition which they had. They had no idea of the enemy territory, they had no idea of the enemy area. हमारे पास मैप्स नहीं थे. इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, दोज हु वर डेजिग्नेटेड, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट कि कैसे भी करके हमें पता तो चले कि दुश्मन कहाँ है, कैसे मूव कर रहा है. फाइनली व्हेन द पठानकोट एयर रेड हैपेंड, उसके बाद हार्बर एरिया को चेंज कर दिया गया एंड द न्यू हार्बर एरिया वाज सांभा. सांभा में जब यूनिट पहुंची, इट वाज ऑन 6th of September लेट इवनिंग. वहां पर फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने इनको मैप्स मुहैया कराए. इनके रिस्पेक्टिव ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर ने एक प्लान ऑफ एक्शन प्रेजेंट किया इंडिविजुअल यूनिट्स को कि ओके, कि आप लोगों के टारगेट्स क्या क्या होंगे, कैसे कैसे होंगे. नाउ कमिंग स्पेसिफिकली थ्रू द 6th इन्फेंट्री ब्रिगेड. सो 6th इन्फेंट्री ब्रिगेड को टारगेट मिला टू कैप्चर महाराज के. नाउ दिस टाउन महाराज के इज, दिस प्लेस महाराज के इज अक्रॉस अर्निया. अर्निया जो हमारी साइड पे है जम्मू कश्मीर में, उसके अक्रॉस, बॉर्डर के अक्रॉस ये है. एंड इट वाज a large size village designed in the form of a cantonment because it was the training cum recruitment centers of the Pakistani Rangers. So Maharaj ke, it was a village designed like a cantonment, giving an appearance of a town. It was across, I think, 2 to 3 kilometers inside the enemy territory. So the plan was the 16th Brigade would capture Maharaj ke, establish a bridgehead and brigade quarter, and that would provide a launch pad for our armored columns to roll into the enemy territory. So 7th 8 September 7th की शाम को अटैक किया गया. As per the plan, 3 Madras and 9 Kumaon were supposed to secure the right flank of Maharaj ke. 4 Madras were supposed to secure the left flank of Maharaj ke. इस अटैक में हमारी कैजुअलिटीज भी हुई और हमने कैजुअलिटीज दुश्मन के ऊपर करी भी. It was in this very attack where the commanding officer of 4 Madras was lost. We had casualties in 3 Madras as well. मेरे grandfather के जो उनके बड़ी थे, उनको भी गोली लगी. Because आपको टाउन तो दिख रहा है, लेकिन there was no cover. The Indian units, they were moving through plains. वो पूरा एरिया खेतों से, मतलब खेतों से घिरा हुआ है, गन्ने के खेत. वहां पर आपको क्या कवर मिलेगा? And the enemy was very smart enough to lay down pill boxes. उन्होंने पिल बॉक्सेस का एक पूरी चेन बना रखी थी महाराज के चारों तरफ, जहां से मशीन गन फायर हो रही थी. एंड दैट मशीन गन फायर वाज वेरी डेडली. उसके अलावा उनकी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी भी उनको सपोर्ट कर रही थी. सो व्हेन द अटैक वाज इनिशिएटेड ऑन 9th of 7 September and in the early morning hours of 8 September, पाकिस्तानी मशीन गन्स ने, उनकी आर्टिलरी ने कोहराम मचा दी एक तरह से. देयर वर लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, इट वाज डिफिकल्ट टू मूव अहेड. अब यहां पर लीडरशिप क्वालिटीज काम आई. हमारे जो सीनियर जेसीओस, हमारे जो एक्सपीरियंस्ड एनसीओस, जो उस टाइम पे, मतलब 65 में जो भी जो हमारे सीनियर जेसीओ एनसीओ थे, वो तो सारे वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन्स भी थे. कई वर्ल्ड वॉर में भी सर्विस कर रखी थी. सो उन्होंने एक आइडिया दिया कि साहब, ये मशीन गन्स ना ट्रेसर राउंड्स फायर करती हैं, तो ट्रेसर राउंड की आप फ्लाइट देखो और हमें इसके नीचे से क्रॉलिंग करके जाना पड़ेगा. So my grandfather happened to be in the Alpha Company, which was led by then Captain M.S. Oberoi. Presently, he retired at the rank of brigadier. He lives in Chandigarh. और उनके दूसरे जो कंपनी में थे, the Bravo Company, it was led by Major Piyush Chaudhary. He is no more. He died in the battle in 65 itself. Then one of his colleagues, Second Lieutenant K.S. Dalal, was also in Bravo Company. He retired as the commanding officer of the same unit, the 3 Madras. So मद्रास रेजिमेंट की तरफ से अल्फा एंड ब्रावो कंपनीज को थ्रस्ट में लगाया गया कि आपको महाराज के का राइट फ्लैंक कैप्चर करना है. तो जब ये अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चले, जैसे मैंने बताया कि मशीन गन्स ने, आर्टिलरी ने, तो फाइनली पूरी की पूरी यूनिट की जो अटैकिंग कंपनीज थी 3 मद्रास की, वो करीब 300 से 400 मीटर क्रॉल करके मशीन गन के फायर के नीचे उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव के नजदीक गए, उन पिल बॉक्सेस को डिस्ट्रॉय किया. दे ओवररन द राइट फ्लैंक ऑफ द महाराज के दिस टाउन कम विलेज. लेकिन 4 मद्रास के जब सीओ मारे गए, उनके बटालियन एडजुटेंट इंजर हो गए. सो देयर टास्क वाज आल्सो कंप्लीटेड बाय 3 मद्रास. इन फैक्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अर्बन वॉरफेयर कॉन्फ्लिक्ट
अर्बन वॉरफेयर कंसेप्ट, वो ये महाराज के क्लियरिंग, महाराज के ऑपरेशन में यूज हुआ, हाउस टू हाउस क्लियरिंग की गई, दैट टू एट नाइट टाइम। सो आई फाइनली रेड द ऑन, बुक सर, तो या उसमें बड़े अच्छे से सर ने बताया कि कैसे विलेजेस टू विलेजेस क्लियर कर रहे थे यस, इन फॉर्मेशन, एंड कैसे हाउस टू हाउस क्लियर कर रहे थे, एंड दैट ही वाज सो एक्सपीरियंस्ड बिकॉज दिस इज अ टफ जॉब. दैट्स Urban ट्रू। warfare is the toughest kind of warfare that there is. So ये काफी टेक्निकल काम है, एंड कर्नल बलजीत सिंह सर ने अपना वो एक्सपीरियंस शेयर किया बुक में, कैसे वो along with his सेक्शन पूरा क्लियर करते थे, एंड ही became so experienced by the end. सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ऑडियंस को वो बताएं कि कैसे सोल्जर हैज टू कीप हिज नर्व्स इन चेक. राइट, जैसे सर ने बताया कि ड्यूरिंग वन ऑफ सच ऑपरेशंस एक जेसीओ थोड़ा ही लॉस्ट हिज नर्व, यस, तो वो थोड़ा ऑडियंस को अगर आप बताएंगे. ओके। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 7th 8 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग आवर्स में महाराज की वाज कैप्चर्ड थ्री मद्रास आफ्टर क्लियरिंग द हाउसेस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस टू हाउस ऑपरेशंस, इन्होंने वहां पर सिक्योर कर लिया, 9 कुमाऊं की भी सपोर्ट मिली, एंड फाइनली द जफरवाल शियालकोट रोड वाज सिक्योर्ड। अब उसके बाद थ्री मद्रास एंड द रेमिनेंट्स ऑफ फोर मद्रास एंड 9 कुमाऊं, दे वर इन्वॉल्व्ड इन क्लियरिंग द नियर बाय विलेजेस, बिकॉज पाकिस्तानी मिलिशिया क्या कर रही थी, ये काउंटर अटैक करने से पहले आसपास के गांव में अपने आप को इकट्ठे कर रहे थे। देयर कंसेप्ट ऑफ यूजिंग ह्यूमंस एज शील्ड्स इज नॉट न्यू, ये तब से चल रहा है। सो विलेजेस में इकट्ठे हो जाओ, सिविलियन चोले पहन लो, और वहां से फिर इंडियन यूनिट्स पे अटैक करने की प्लान बनाओ। इन वन सच इंसिडेंट, जैसे आपने बताया, ये मेरे ख्याल से 13 सितंबर की बात है। द यूनिट had moved to Philora, close to Philora, जहां पर ऑलरेडी एक टैंक बैटल हो चुकी थी। 62 cavalry was moved along with the 16th infantry brigade to secure Philora, जहां पर 17 पुनः हॉर्स भी लड़ी। और फिलोरा को सिक्योर करने के बाद, एंड दिस इज वेयर फिलोरा में ही मेजर पीयूष चौधरी की डेथ हुई आफ्टर ही वाज स्ट्रक बाय एनिमी आर्टिलरी शेल। सो अगेन द सेम प्रोसेस वाज अडॉप्टेड कि जहां पर आपने किसी टाउन या टाउन को कैप्चर किया, वहां से आप रेडिएट करेंगे नियर बाय विलेजेस में टू क्लियर द पाकिस्तानी मिलिशिया। सो उस एक इंसिडेंट में जहां पर इनको एक इंफॉर्मेशन इनपुट मिला था कि फलाना फलाना जगह पे ये एक एनिमी कॉलम आने वाला है, तो उसे एम्बुश करना है। सो माय ग्रैंडफादर वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज he and second lieutenant Danal, his course mate, mostly they were involved in conducting continuously patrols for 14 days out of this 22-day war। यानी कि 7-8 सितंबर से लेकर जब तक सीज फायर डिक्लेयर नहीं हुई 22 सितंबर तक, कंटिन्यूसली 14 दिन तक इन दोनों ने अपनी यूनिट में लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स कंडक्ट किए। और अगर ये नहीं होते तो फिर दूसरे ऑफिसर्स जैसे कि कैप्टन ओबरॉय या फिर जो दूसरे लेफ्टिनेंट्स थे, इनफैक्ट आई वुड आल्सो लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, रिसेंटली वन ऑफिसर फ्रॉम 3 मद्रास, देन ही वाज सेकंड लेफ्टिनेंट एल तंजुआ, जो महाराज के अटैक में इंजर हुए थे, ही हैड टू बी रिट्राइड बिकॉज उनकी काफी बुरी कैजुअलिटी हो गई थी। रिसेंटली वी लॉस्ट हिम, ही वेंट ऑन टू कमांड 25 मद्रास, एंड जैसे मैंने बताया कि जो ये सेकंड लेफ्टिनेंट्स थे, ये यंग ब्लड था, इन्हें डायरेक्टली ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मौका दिया जा रहा था कि आप पेट्रोलिंग करो, आप ये हाउस टू हाउस ऑपरेशन क्लियरिंग करने में अपनी एक्सपर्टीज करो, और जो भी आप ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं अपने कोर्स में अपने बडीज के साथ शेयर करो। सो ऐसे ही एक ऑपरेशन में जब इंटेल मिली, तो ये एक सेक्शन, मतलब इट वाज नॉट इवन अ सेक्शन, इट वाज क्लोज टू अराउंड 6 men इंक्लूडिंग माय ग्रैंडफादर, तो ये उस लोकेशन पे पहुंचे विच वाज डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी। प्रॉपर मैप्स की कमी की वजह से इनको सिर्फ जो नेचुरल रेफरेंसेस थे, जैसे रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक या फिर कोई ब्रिज है, या मतलब कोई ब्रिज है, या फिर कोई रोड का इंटरसेक्शन हो रहा है, या फिर देयर इज अ बंच ऑफ ट्रीज गिविंग द इंप्रेशन ऑफ ए रिजर्व फॉरेस्ट, इसकी मदद से ये आगे बढ़ रहे थे। तो वहां पर रात को पता चला कि करीब देर रात एक एनिमी कॉलम आएगा, and probably they will be linking up with another enemy column and they will be moving to some village। तो आपको उनको एम्बुश करना है, और एम्बुश करके हो सके तो जिंदा पकड़ना है, ताकि हमें उनसे इंफॉर्मेशन मिल सके कि हाउ द पाकिस्तान प्लानिंग द काउंटर अटैक। सो दिस टीम,
It consisted of the one JCO, 4 जवान्स and my grandfather. इन्होंने एम्बुश लगा लिया, एम्बुश की जगह पर पहुंच गए, लेकिन अब वही होता है कि किसी नर्वस सी वी आर ऑल ह्यूमंस, सो आपकी उंगली ट्रिगर पे है, लेकिन आपको ट्रिगर कब प्रेस करना है, यू हैव टू डिसाइड. ना तो टाइम से पहले ना टाइम के बाद. यू विल हैव टू कंट्रोल योर हार्ट बीट्स, यू विल हैव टू कीप योर काम, यू विल हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स. तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस, उस टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने लोगों को कि देखिए, जब तक एनिमी हमें क्लियरली दिख नहीं जाता, जब तक हम प्रॉपरली उसका आइडिया नहीं लगा लेते, हमें उनकी क्लियर विजिबिलिटी नहीं पता चल जाती, क्योंकि रात का टाइम है, तब तक कोई भी फायर नहीं करेगा, वरना हमारी पोजीशन डिस्क्लोज हो जाएगी. बट समवेयर maybe the effect of being in the enemy territory, the uncertain area, that got better off. वो हमारे जो जेसीओ साहिबान थे उनके ऊपर शायद वो हावी हो गया कहीं. एंड क्योंकि लगातार एक के बाद एक पेट्रोलिंग, एम्बुशेस, ये सब हो रहा था. एंड एनिमी की आवाज आई पैरों की, लेकिन एनिमी दिखाई नहीं दे रहा था. आइडिया नहीं लग रहा था कि एनिमी किस डायरेक्शन से आ रहा है. एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा कि ओके, ये रोड के इस छोर से दुश्मन आ रहा है, लेकिन दुश्मन की तादाद कितनी है, 20 जवान है, 15 जवान है, एक सेक्शन है, एक प्लेटून है, कितनी है उसका अंदाजा नहीं लग पा रहा था. सो एज our team was trying to gauge an idea, ये जेसीओ साहिबान ने फायर कर दिया. और जैसे ही फायर किया तो जो जवान थे उनके साथ, उन्होंने भी फायर खोल दिया. अब एक बार हमारे लोगों ने फायर खोला तो उनकी लोकेशन डिस्क्लोज होगी, बिकॉज मजल फ्लैश जो लपट निकलती है उससे. फॉर्चुनेट फॉर अस, एनिमी की तादाद करीब करीब 20 सोल्जर्स के आसपास थी. बट उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि भाई हिंदुस्तानी यहाँ पर हैं, एम्बुश लगा हुआ है. नाउ दे वर काउंटरिंग द एम्बुश. उन्होंने अपनी जो भी उनकी लाइट मशीन गन वगैरह थी, वो उसका फायर खोल दिया, ग्रेनेड्स लॉब करने शुरू कर दिए. सो नाउ द सिचुएशन वाज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. सो इस स्टेज में अगेन आपकी जो ट्रेनिंग है वो काम आती है. यहाँ पर इमीडिएटली माय ग्रैंडफादर सेड कि आप अपना प्रोजेक्शन बढ़ाओ साहब, आप अपना प्रोजेक्शन बढ़ाओ, अपना एरिया, अपना दायरा बढ़ाओ, फैल जाओ. एक आइडिया ऐसा क्रिएट करो दुश्मन के दिमाग में, जल्दी दूर दूर फैल के, कि भाई ये तो कम से कम एक प्लाटून है, 35 लोगों की प्लाटून है. सो फ्रॉम ए फोकस्ड एरिया ऑफ आई थिंक राउंड अबाउट 12 to 15 मीटर्स, ये लोग जल्दी से फैल गए और इन्होंने एक करीब करीब 50 से 60 मीटर का एरिया में ये इन्होंने फैल के फायरिंग ताबड़तोड़ शुरू करी. तो दुश्मन को लगा कि भाई ये तो हमारी स्ट्रेंथ से ज्यादा है, और वहां से फिर वो पाकिस्तानी भागे वापस अपनी टेरिटरी में बिना लिंकअप किए. सो दिस इज हाउ के, मतलब कहते हैं ना कि मौत छू के निकल गई. कुछ भी हो सकता था उससे. वो बिल्कुल ग्रेनेड्स भी लॉब कर रहे हैं, वो एलएमजी भी फायर कर रहे हैं, आपके पास बंदे कम है. बट एक गलती, जस्ट बिकॉज के भाई वी आर ऑल ह्यूमंस, कहीं पर वो हमारा माइंडसेट कहाँ ट्रिप कर जाए, बस दैट्स हाउ. plus सो sir, I think after days of battle fatigue also kicks in. So एब्सोल्युटली, it's but एब्सोल्युटली. natural, it's but natural. एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी देन, जो इस बुक के रिगार्डिंग आखिरी चीज मैं बात करना चाहूंगा कि सियालकोट को जब तीनों साइड से, तीनों फ्लैंक से घेर लिया, तो जो कर्नल बलजीत सिंह सर हैं वो मोमेंटो के उसमें एक माइलस्टोन लेकर आए वहां से, जिसपे यस. 1 किलोमीटर टू वन सियालकोट लिखा वन था. वन वन माइल, वन 1 माइल. 1 माइल, आई अपोलोजाइज, जी हाँ. 1 माइल लिखा था. तो दैट इज स्टिल देयर इन यस. रेजिमेंटल I take pride. I take मेस. pride in. I take pride in mentioning on this platform of yours. आज भी 6 माउंटेन डिवीजन का जो म्यूजियम है उसमें ये एक प्राइज्ड मोमेंटो है. ये एक, मतलब एक तरह से जो हमारी छाप है कि भाई वहां पर हिंदुस्तानी आए थे, उन्होंने अपना लोहा मनवाया, सियालकोट के दरवाजे पे हम खड़े थे. एंड दिस वाज ऑन 20 सितंबर. 20 सितंबर की बात है ये, कि घेरा डाल दिया था हमने. सियालकोट was under siege. एक तरफ से 26 डिव था, दूसरी तरफ से 6 माउंटेन डिव. I mean both of them had encircled Sialkot from the northeastern direction. So जब ये सीज फायर की खबर आई तो इट वाज आउट ऑफ द ब्लू. नोबडी हैड एक्सपेक्टेड कि सीज फायर हो जाएगा. मतलब जो वर्ल्ड पावर्स हैं इतना प्रेशर डालेंगी कि नहीं, सीज फायर करो, सीज फायर करो. सो अब ये बात है कि भाई हिंदुस्तानी यहाँ पर आए थे, इसका क्या प्रूफ है. नो डाउट वी हैड मेड पीओडब्ल्यूज. हमने जो पाकिस्तानी मिलिशिया जो गांव में इकट्ठी हो जा रही थी इंडियन यूनिट्स पे काउंटर अटैक करने के लिए, उनको पकड़ा भी, पीओडब्ल्यूज भी हो, उनके वेपन्स भी हमें मिले. सिमरत, यू विल नॉट बिलीव,
महाराज के में बैटरी ऑपरेटेड जीप्स मिली हैं 65 में, अमेरिकन सप्लाइड। There is a very famous incident when the war got over and यस General Harbakh Singh he went there to the canal. तो वहां पे एक पूरा गांव था जिसमें पेटेंट टैंक्स वर लेफ्ट वेकेंट, यस, नए नए पेटेंट टैंक्स, और वो इतने ब्रांड नए न्यू, थे कि उसमें से पैकेजिंग भी नहीं हटी थी। पैकेजिंग भी नहीं, तो मतलब ब्रांड न्यू, सीधा फैक्ट्री फ्रेश। यस, तो वो इतने नए थे एंड दे जस्ट लेफ्ट इट बिकॉज उनकी ट्रेनिंग ही पाकिस्तानी सोल्जर्स की हाँ केपेबल नहीं थी कि दे कुड फाइट विद दोस न्यू टैंक्स। And there is a famous story when General Harbakh Singh he goes and regimental senior JCO is he's driving that tank. So यस, he's saying साहब बड़ा ऑटोमेटिक टैंक है, बड़ा मजा आ रहा है, मैंने अपने सेंचुरियन से गिराया इसको। सेंचुरियन से गिरा है, यस। तो that is like that, those are the kind of legends which they are। और जहां तक म्यूजिक, I have seen few things sir, जैसे बहुत सारा फर्नीचर वहां के पैलेसेस में से, और पुलिस स्टेशन से फ्लैग्स और पाकिस्तानी फ्लैग्स वहां से कैप्चर करके अपने रेजिमेंट्स ने, इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स ने अपने मेस में लगाए हैं एंड दैट्स दे ट्रू, हैव दोस बैटल ऑनर्स। सो थर्ड मद्रास is one of the oldest regiments. यस, So दैट्स ट्रू। It was raised in 1790 and it saw action during the third Anglo-Mysore War। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर टू में भी, लेकिन 47 में इसको डिसबैन कर दिया गया था, फिर 62 में इसको री रेज किया गया। एंड द मोस्ट एस्टोनिशिंग एस्पेक्ट इज सिमरत के, जैसे मैंने बताया ना कि महाराज के में बैटरी ऑपरेटेड जीप्स मिली, तो जब ये सीज फायर हुआ तो लाइक माय ग्रैंडफादर वाज he was always leading the scout company। तो उन्होंने लगा कि भाई हमारे पास क्या मोमेंटो क्या होगा उस टाइम पे, तो आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में फोटोग्राफ्स लेना भी मतलब इट वाज कंसिडर्ड लग्जरी किसी के पास अगर कैमरा मिले तो। हालांकि देयर वर फ्यू चैप्स हु हैड स्नीक्ड इन yeah, सम there ऑफ द are few प्राइवेट। photographs like bashed यस, on regardless you are in enemy territory, दैट्स and ट्रू। there are some legendary pictures। Sorry sir, तो please continue। वो एक मोमेंटो की तरह से कि भाई हमने तो हिंदुस्तानियों ने यहाँ तक अपने पैरों की छाप छोड़ी है, लाउड माउथ्स, यू बेटर शट अप नाउ। और वो उन्होंने उखाड़ के, मतलब जीप में रख के, और ही टोल्ड मी, मतलब उन्होंने मुझे, बिकॉज हम तो बचपन से कहानियां सुनते हैं, एज ए चाइल्ड आई वाज इंटरेस्टेड एंड फैसिनेटेड कि भाई वॉर की लड़ाई कहानियां बता रहे हैं हमें, और Sir, बोल रहे कि हम जीप में गए 6 बंदे, हमने व्हाइट फ्लैग लगा रखा था, वी कुड सी पाकिस्तानी अपने ट्रेंचेस में बैठे हुए हैं सियालकोट के अंदर, मतलब उसकी जो पेरिफेरी थी, एंड नोबडी फायर्ड इवन ए सिंगल राउंड, नोबडी। इतनी दहशत थी हिंदुस्तानी फोर्सेस की कि मतलब माइल का पत्थर उठा के ले आए, और अभी वो डिव के म्यूजियम में लगा हुआ है। सो दिस वाज समथिंग, भाई ये जो ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है कि यही लोग इतने डेयरिंग हो सकते हैं, तो हमें ये सीखना है कि भाई हम भी इतने डेयरिंग बने कि बिल्कुल जो इन्होंने एक बेंचमार्क रखा है हम उस पर खरे उतर सकें। सर, आई वांट टू एंड दिस वीडियो, बट एंडिंग से पहले मैं चाहता हूँ जी, कि ये वॉर अगर कुछ दिन और चलती तो पाकिस्तान इस दुनिया के मैप पे नहीं होता, बिल्कुल। बट ये ये कश्मीर की नहीं प्रॉब्लम हुआ। तो सॉल्व हो ही गई होती, जो ये आज का जो पीओजे के हो रहा है ना, ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये तो मतलब इस इट वुड हैव बीन सॉल्व फॉर वन। बिल्कुल एंड सिमरत, आई वुड लाइक टू मेक फ्यू क्विक पॉइंट्स। नंबर वन, सर, मैं एक चीज बस या बोलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हाँ, हूँ ऑडियंस को बताओ, ये भी बताए इन जी एडिशन जी टू योर पॉइंट्स कि जी, हाउ वी लॉस्ट दिस वॉर ऑन द टेबल, कि ओके, डिस्पाइट ऑफ हैविंग 3 times मोर लैंड यस, कैप्चर्ड, हम हाँ, कैसे टेबल पे हार गए। एंड ऑल्सो द ब्रीफिंग विच वॉज गिवन बाय जनरल चौधरी टू श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, on which he made the assumption कि let's end this war। लेट्स एक एंड बार दिस, वो भी प्लीज ऐड कर दिया। ठीक है, ओके। सो क्विकली आई गो थ्रू दिस। जैसे आप बता रहे थे ना कि पाकिस्तानियों के जो सो कॉल्ड पैलेशियल हाउसेस थे, सिमरत, फिलौरा पाकिस्तानी फोर्स इसके ऑफिसर्स का रिट्रीट सेंटर था। वहां पर इनके बड़े बड़े ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, सूबेदार मेजर साहब, ऐसे इनके घर के सामने लगा हुआ था, एंड दे लेफ्ट एवरीथिंग जब ये वेकेट किया उनसे। तो वो ये पैलेशियल हाउसेस इनके थे। दूसरी चीज ये कि ये सीज फायर की एग्रीमेंट लाल बहादुर शास्त्री जी डिले करना चाहते थे। ही वॉज नॉट इंटेंडिंग टू गेट इट सीज, मतलब सीज फायर को एग्री नहीं करना चाहते थे ये।
लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हुई, नंबर 1 जैसे आपको भी आपने भी बुक में पढ़ा होगा कि जो उस टाइम के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, आई डोंट नो व्हाट वेंट थ्रू हिज माइंड या उनको किस तरह की गलत ब्रीफिंग मिली। उन्होंने शास्त्री जी को ये बताया कि शास्त्री जी, अगर हम सीज़फायर एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारे फेवर में होगा क्योंकि हमारा 80% एम्यूनिशन खत्म हो गया। जबकि हकीकत थी दैट वी हैड जस्ट कंज्यूम्ड अराउंड 20% ऑफ एम्यूनिशन। सो शास्त्री जी ही वैल्यूड ह्यूमन लाइफ मोर। उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ से पूछा कि जनरल साहब आप ये बताइए कि अगर हम इस सीज फायर एग्रीमेंट को 1 हफ्ता डिले करते हैं तो क्या हमें कोई मेजर अचीवमेंट्स होंगी। नाउ जनरल चौधरी ही हैपन टू बी द थ्री आउट ऑफ द 3 चीफ्स, ही हैपन टू बी द सीनियर मोस्ट। उन्होंने एयरफोर्स ऑपरेशन के लिए भी फाइनल से खुद रखा हुआ था। लाइक एयर मार्शल अर्जन सिंह वाज इन चार्ज, ही वाज लीडिंग द एयर ऑपरेशंस हिमसेल्फ, बट फाइनल से कि भाई एयरफोर्स का कहाँ यूज होना है, ये भी जनरल चौधरी के बाद ही, मतलब उनकी रजामंदी के बाद ही हो रहा था। तो जनरल चौधरी साहब ने पता नहीं क्यों ये गलत इन्फॉर्मेशन दी कि सर हमारी कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, हमारा 80% एम्यूनिशन खत्म हो गया है कि हम आगे लड़ाई को सस्टेन करने हमारे फेवर में नहीं होगा, तो आप सीज फायर एक्सेप्ट कर लें। शास्त्री जी वॉज नॉट इन दैट फेवर। सो इवेंचुअली जब सीज फायर डिक्लेयर हुआ, सितंबर 65 से फरवरी 66 तक हमारी फोर्सेस एनिमी टेरिटरी में रही। हमने 3 गुना ज्यादा जमीन एनिमी की कैप्चर करी हुई थी, हाजीपीर से लेकर डाउन साउथ राजस्थान तक। एंड फाइनली जब इंक्लूडिंग जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हाजीपीर, उसका अलग हाँ, ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। एग्जैक्टली। सो हाजीपीर भी हमारे कंट्रोल में था। ये शकरगढ़ का 300 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ये हमारे कंट्रोल में था। सो आसानी से हम एंड आई मीन you heard about Lieutenant General A.A.K. Niazi? एवरीवन हैज हर्ड ऑफ जनरल लियाजी। अभी ये नियाजी साहब जो थे, ये चिवंडा में छुपे हुए थे अपनी ही वाज अ ब्रिगेडियर देयर। चिवंडा में छुपे हुए थे, और चिवंडा के नॉर्थ में 6 माउंटेन डिव, नॉर्थ वेस्ट में 26 डिव, एंड ईस्ट में से हमारा जो ब्लैक एलिफेंट डिव था, हमारा जो फर्स्ट आर्मर डिवीजन, उसने वन अटैक किया था। आर्मर। वन आर्मर डिवीजन उसने अटैक किया था। अब जैसे ये चौधरी साहब ने ये जो जिस हिसाब से प्रधानमंत्री साहब को ये बताया कि भाई ये तो सर हमारे फेवर में नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने कैटेगोरिकल पूछा कि जनरल साहब बताइए कि अगर 1 हफ्ता हम डिले करते हैं इसको, तो क्या हमें मेजर हमें अचीवमेंट्स होंगी। सो easily we could have got surrender of Brigadier Niazi, then he was a brigadier in Chivanda, because 3 तरफ से हमने चिवंडा को घेरा हुआ था। That opportunity was lost. We had to wait for 6 years. एंड बाय द टाइम इस इंसान को और मारकाट करने का मौका मिला, इसने जो बांग्लादेश में किया, एवरीवन इज अवेयर। फाइनली वी गॉट इट सरेंडर। लेकिन शायद अगर 65 में हमने कुछ दिन और लड़ाई लड़ी होती तो 71 की जरूरत ही नहीं होती। ना कमिंग टू द एस्पेक्ट दैट हाउ वी लॉस्ट दिस बैटल ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, ताशकंद में CIA ने एंड रशियन KGB ने एक पैक्ट साइन, एक मतलब इट वाज अ पैक्ट इन फॉर्म ऑफ, इट वाज एन अनडिस्क्लोज्ड कन्वेंशन के सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आपस में कोलेट कर जाती हैं। शास्त्री जी पे ये प्रेशर बनाया गया, ये दबाव बनाया गया कि देखिए अभी आपके पास खाने को राशन नहीं है, आपके पास हमने एम्बार्गो लगाया हुआ है। सो अगर आपने सीज फायर एग्रीमेंट हमारे मुताबिक साइन नहीं किया तो ये एम्बार्गो चलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू लिव अप टू दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे करके आप अपने मतलब सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो भूखमरी से मरेंगे या तो जंग में मरेंगे। तो सीज फायर एग्रीमेंट आप हमारे हिसाब से करेंगे। एंड सीज फायर एग्रीमेंट का सबसे आई थिंक द मोस्ट रूथलेस एस्पेक्ट वाज विड्रॉइंग टू बिफोर कॉन्फ्लिक्ट्स पोजिशनिंग, यानी कि पूरा हमें जो अपनी टेरिटरी थी जो हमने कैप्चर करी थी, उससे हमें पूरा हटके वापस जो ओरिजिनल लड़ाई शुरू होने से पहले की जो पोजीशन थी वहां तक आना था। सो दैट वाज अ लॉस। वी लॉस्ट। जितने हमारे जवान मरे, जितने हमारे ऑफिसर्स मरे, द रेशो वाज हमारे हर 10 जवान पे एक ऑफिसर मरा है। इतना एग्रेसिवली ये कैंपेन चला था, ये 22 दिन की लड़ाई इतनी एग्रेसिव थी। तो वो तो उनके साथ ही बेईमानी होगी कि इतने आपने मरवा दिया और आप कह रहे हैं कि विड्रॉ कर जाओ। हाँ, ये हो सकता था कि वी कुड हैव ट्रेडेड कि सर ये पाकिस्तानीज ने ये इतना एरिया कैप्चर किया, वो अगर वो छोड़ेंगे तो हम इतना प्रोपोर्शन छोड़ सकते हैं। बट वी कैनॉट फॉरगो कारगिल की हाइट्स। जो कारगिल की लड़ाई जहां पर 99 में हुई, वो हाइट्स हमने 65 में कैप्चर करी हुई थी। ये हाजी पीर का इलाका, ये शकरगढ़ का इलाका, शकरगढ़ बल्ज,
जो बाद में 71 में जाके बहुत ही मतलब 71 की जो बैटल ऑफ बसंतर, जो टैंक बैटल्स हुई, जिसमें बाद में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल को परमवीर चक्र मिला, ये शकरगढ़ की लड़ाई में मिला, जो शकरगढ़ हमारे अंडर हो चुका था। सो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जहां पर मतलब वी कुड हैव अचीव एटलीस्ट ए टेक्टिकल विक्ट्री, वी लॉस्ट इट। वो पूरा मतलब एवरीथिंग, वो सारा मतलब कुर्बानियां बेकार चली गई। तो ये भी एक सीखने वाली बात है कि आप लड़ाई में अपने जो हमारे जो जवान हैं, हमारे जो फोर्सेस के जो लोग हैं, दे नो हाउ टू फाइट, बट एटलीस्ट जो डिप्लोमेटिक लेवल पे, जो पॉलिटिकल लेवल पे जो हमारे लीडर्स हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि हम अपने देश के हित में हमें क्या डिसीजंस लेने हैं, कैसे लेने हैं। कोई हमें एटॉमिक ताकत के दम पे धमकाएगा, कोई हमें मतलब एम्बार्गो या सैंक्शंस के नाम पे धमकाएगा, तो हमें हमें डरना नहीं है। यही तो हो रहा है आज रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में। रशिया इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द बुलीज, द काइंड ऑफ थ्रेट्स व्हिच द नेटो एंड इट्स लीडर्स आर प्रोवाइडिंग, बिकॉज उनको पता है कि ये सिर्फ गिदड़ भपकी है, क्या कर लेंगे। सो ये एक बड़ा मतलब सैड एंड हुआ, बड़ा ही दुखदाई ये एंड हुआ कि भाई इतने लोग हमारे मरे, इतने शहीद हुए, एंड जो भी टेरिटरी हमने पकड़ी ये खत्म, ये हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। लड़ाई का मूलभूत जो सिद्धांत था कि भाई जो जहां बैठा है वो वहीं बैठेगा। 47 में जैसा हुआ था कि भाई वो भी एक तरह से सीज फायर होगी, इंडिया बैठा रहेगा जहां पर है, पाकिस्तान बैठा रहेगा, जो पीओ के कैप्चर हो रखा है, उस प्रिंसिपल को क्यों नहीं अप्लाई किया गया। सो जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जहां पर आपको अपने सेंसेस से, अपनी एजिलिटी से, अपनी इंटेलेक्ट से आर्ग्यू करना है, वहां पर भी डिप्लोमेटिक लेवल पे तो एक लड़ाई हो रही है ना, वो कि आप अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, दूसरा आपको काउंटर कर रहा है, वहां पर आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। जवानों की बलिदान तो आपने दे दिए, जवान तो ठीक है, वो तो लड़ेगा आखिरी सांस तक, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी तो अपने दिमागी लेवल पे ये इस तरह का अन्याय होने से रोकना था। सो यही लास्ट के जो चैप्टर आप देखेंगे इस बुक में भी लिखा हुआ है, दैट द काइंड ऑफ एंग्विश, और ये क्यों हुआ, ये हमें ये ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट हमें क्यों एक्सेप्ट करनी पड़ी, बिकॉज वी वर डिपेंडेंट ऑन 70% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स ऑन इंपोर्ट्स, बी इट ऑयल, be it agriculture, be it capitalist goods, be it manufacturing tools, be it aviation turbine, 70% हम चीजें इंपोर्ट कर रहे थे। इसलिए तो फिर ये आज आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस का मंत्र दिया गया है। एंड एज यू कैन, आपने देखा भी होगा लास्ट चैप्टर, उसमें मेरे ग्रैंडफादर ने बड़े क्लियरली बताया कि अगर हमारे पास खुद की इंडिजिनस इक्विपमेंट्स, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज होती सपोर्ट करने के लिए, तो शायद इतने हेल्पलेस हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे डिप्लोमेट्स नहीं फील करते, बिकॉज वो एक क्लॉज कि एम्बार्गो लगा हुआ है, कि आप लोगों पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, आपको कोई कंट्री किसी मामले में हेल्प नहीं करेगा, और वो हुआ भी। 1990s तक वी वर डिनाइड द टेक्नोलॉजी फॉर सुपर कंप्यूटर्स। 1990 तक वी वर डिनाइड द टेक्नोलॉजी टू मेक मतलब जो फार्मास्यूटिकल रिएक्टर्स हैं, वो 1990 तक हमें इंपोर्ट करने के प्रतिबंधित थे, वी वर नॉट अलाउड। आज भी डब्ल्यूटीओ में हमारे जो फार्मिंग सब्सिडीज हैं, इंडिया इज हैविंग द लोवेस्ट शेयर इन फार्मिंग सब्सिडीज। सो जब तक आप उस लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, इंटेलेक्ट लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, आज आई मीन वी आर थैंकफुल फॉर हैविंग ए स्टेबल गवर्नमेंट इन इंडिया राइट नाउ, जो कम से कम इन सारी एस्पेक्ट्स को हैंडल तो कर रही है, दे नो देयर जॉब। फौजी है, वो अपना काम जानता है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं जो देश चला रहे हैं, उनको भी अपनी ड्यूटी ठीक से पूरी करनी चाहिए। सो दिस इज इट। एंड आई एम श्योर आई वुड लाइक टू ऑल्सो मेंशन के इस बुक में आपको रियल टाइम मैप्स देखने को मिलेंगे, रियल टाइम फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे, जो 50-50 साल पुराने हैं, जिससे ये साबित होता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस और सेकंड टू नन। बिल्कुल, बिल्कुल। The kind of things which Indian Army was able to achieve यस, after a humiliating defeat in 62, 62 के बाद काफी मोरल लो था, लो था। लेकिन it didn't affect, and the kind of equipment which the other side had and the यस, kind of equipment which we had, वी हैड, it is जमीन only आसमान का because डिफरेंस, of, जमीन आसमान का डिफरेंस। yes, it is only because of training, और जो इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी पावर है वो है उसकी ट्रूप्स। दैट्स ट्रू। Only because of that we were able to win this war and put a dent in history, and जैसे सर ने बताया, it was Colonel Baljeet Singh sir's generation which went to Pakistan and stayed there without a passport for 6 months. So do check out this वो कहते हैं book, ना कि beautiful book, बिन बुलाए Saga मेहमान तो of आ a गए हैं, और अब Soldier. हम अपनी मर्जी से जाएंगे। आपने हमें नहीं बुलाया, लेकिन हम अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाएंगे। Great. On that note, I just want कि ये वीडियो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. Do check out this book, Saga of a Soldier. Link is in description. It's available on all platforms.
एंड अपनी गलतियों से सीखे, बिकॉज ये ताशकंद की गलती के बाद हमने शिमला में भी गलती की है और एब्सोल्युटली। हम आगे ना करें। सो इसलिए अपनी गलतियों से सीखें। और ऑल्सो एट द एंड मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा बस। हमें पता है कि उस समय जो भी अथॉरिटीज थी उन्होंने अपना बेस्ट किया, एंड वी हैव द लग्जरी ऑफ हिस्ट्री कि हम आराम से पीछे गलतियां देख सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सीखने की उससे बनाया है ये वीडियो बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप सीखें कि ये हमें आगे नहीं करना है। आज की तो जनरेशन और रिस्पॉन्सिबल बने, आज की जनरेशन अपनी बिल्कुल ड्यूटी समझे कि हमें ये इंडिपेंडेंस जो मिली है, ये थाली में सज के नहीं मिली है, खून पसीने और कुर्बानियों के बाद मिली है। जिन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई उनकी कुर्बानी, जिन्होंने इंडिपेंडेंस को बचा के रखा उनकी कुर्बानी। तो हमें अपने से, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी ईमानदारी रखनी है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी रखनी है, उसमें डेडिकेशन रखनी है। ये सबसे बड़ी देश की सेवा होगी। बिल्कुल एंड डिफेंस बिल्कुल एंथुसियास्ट के लिए मैं यही कहूंगा कि देखिए, डोंट कंसिडर मिलिट्री एज ए काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट्स नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, इट इज मोर देन एन एम्प्लॉयमेंट। ये आपको एक डायरेक्ट मतलब मौका मिल रहा है टू प्रूव योर वर्थ फॉर द नेशन। डोंट बिल्कुल कंसिडर इट एज एन एम्प्लॉयमेंट। जिसको लगता है कि भाई मुझे तो सैलरी मिलेगी, सॉरी, मिलिट्री इज नॉट फॉर यू, आप जाइए कॉर्पोरेट में। बिल्कुल। आपको एंड अगर, हाँ, या नहीं प्लीज, सर, बोलिए बोलिए ओके, सर। कि अगर आपको देश की सेवा करनी है, आपको इंश्योर करना है कि मेरे जो एंसेस्टर्स हैं, मेरे पूर्वज जो हैं, जिन्होंने देश को बचा के उसकी आन बान शान की रक्षा की, मैं भी उनमें शुमार हूं, तो आप मिलिट्री ज्वाइन कीजिए। आप ये अपने दिमाग में, अपने दिल में ये बिठा लीजिए कि अगर कोई इवेंचुअलिटी आई देश पे, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई विल बी देयर टू ड्रॉ माई ब्लड ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस, आई विल बी देयर टू फायर द लास्ट बुलेट। सो जिसको एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे लेनी है टू सेफ गार्ड अवर हार्ड अर्न फ्रीडम, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनलिटी, वो प्लीज फोर्सेस ज्वाइन करे। इट इज बेस्ट, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन सेकंड टू नन। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग कि भाई हमें जो पर्क्स मिलेंगी, हमारे जो स्टेटस मिलेगा, दैट इज सेकेंडरी। पावर बिल्कुल आपको दी टोटली जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के लिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना सीखिए, आपको तब पावर के लिए आप डिमांड कीजिए। योर ड्यूटीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर राइट्स। राइट्स के लिए आप तब क्लेम कीजिए जब आप ड्यूटीज संभालने के लायक हो जाए। सो पीरियड। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑन द दैट प्लेजर इज नोट, माइन। ये सर लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड आई एम श्योर ये वीडियो काफी अच्छा था, ये बुक तो काफी अच्छी है, पर्सनली रेड दिस। एंड थैंक यू वेरी ऑल्सो मच। ये बुक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड सर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट यू ऑन आवर चैनल, एंड वी विल मेक अ वीडियो probably for defense aspirants on a different topic, श्योर। because I can understand and I can feel by the last 1 hour which I have interacted कि you are a military history enthusiast और पूरा आप इसमें घुसे हुए हो। So I think we can make more तारीफ के videos and लिए मैं आपका collaborate. शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी इस नाचीज की तारीफ के लिए आपने जो की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। थैंक यू तो फॉर कंसिडरिंग मी वर्दी एनफ। नहीं नहीं, इट वाज माय प्लेजर टू होस्ट यू सर। एंड मैं चाहता हूँ, ये एजुकेशनल वीडियो है तो मुझे पता है व्यूज थोड़े कम होंगे, लेकिन अगर ये 1000 लोगों ने भी देखा तो मुझे तो लगता है कि इट इज टोटली वर्थ इट, बिकॉज एब्सोल्युटली। जो बातें सर ने की हैं, अगर वो 1000 लोगों को भी टच हो और फील हो, देन द ऑब्जेक्टिव इज डन। दैट्स सो ट्रू। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इस वीडियो को एंड स्प्रेड इट इन योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच सर। The pleasure is mine, Simrat. God bless you and God bless all the viewers. And Simrat, you are doing a very good job, brother. क्योंकि मुझे पता है कि जो भी आप हमारे जो भारत के वीर हैं उनको आप एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, एंड इट्स ए क्रेडिबल इनिशिएटिव। काश आपके जैसे 100 लोग और हों, तो इट विल बी ट्रू नेशनल सर्विस। जरूरी नहीं कि आप यूनिफॉर्म पहन के सर्विस करें। आप जिस किसी भी तरह से अगर आप देश हित देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक नेशनल सर्विस ही है। सो आई थैंक बिल्कुल। यू for doing this initiative and contributing in whatever you can. Please keep up थैंक the यू good सर। job. Please keep up the good Thank you. job. Thank you so much, sir. Thank you so much. And to all our audience, take care and Jai Hind.